नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश, सबको इंतजार था कि एग्जिट पोल कब आता है, नतीजे क्या दिखाते हैं, रुझान में क्या आता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। अब जबकि तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ होती नजर आ रही है, अगर रुझानों पर यकीन करें तो, और रुझान भी किस्म किस्म के रुझान, जितने चैनल उतने रुझान, उतनी तरह की बातें, उतनी तरह की प्रतिक्रियाएं, लेकिन उसमें एक संदेश बहुत साफ है। उसी संदेश पर हम चर्चा करने के लिए यहां बैठे हैं कि मोदी की राजनीति, राहुल गांधी की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति और भाजपा की राजनीति, दो सियासतों के बीच यह लड़ाई थी चुनाव में। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए बीबीसी के पूर्व संवाददाता समीर आत्मज मिश्र मौजूद हैं। हम पहले भी इनसे कई मुद्दों पर बात कर चुके हैं। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अब एग्जिट पोल हम लोग लगभग देख चुके हैं और यह बात समझ में आती है कि जो लड़ाई थी वो बड़ी कांटे की लड़ाई थी। कांग्रेस के लिए भी आसान और सहज स्थितियां नहीं थी और भाजपा के लिए भी आसान स्थितियां नहीं थी, लेकिन बहुत घालमेल भी समझ में आता है। जैसे जहां लग रहा था कि नहीं, कांग्रेस के सामने कोई लड़ाई ही नहीं है, वहां लड़ाई नजर आई, और जहां लग रहा था कि भाजपा के सामने कोई लड़ाई नहीं है, वहां भी लगा कि नहीं, कांग्रेस ने अच्छी टक्कर दी है। लेकिन एक संदेश बड़ा साफ है, और वो संदेश ये है कि जीत या हार किसी पार्टी की हो, अब हम आएंगे उस पर कि कहां क्या स्थितियां रही हैं और क्यों ऐसा हुआ, लेकिन जो ये एग्जिट पोल के रुझान बता रहे हैं उसमें एक संदेश जो छिपा हुआ है वो ये कि हारे कोई जीते कोई, लेकिन ब्रांड मोदी की तो हार हुई है। उनका जो तिलिस्म है वो टूटता दरकता नजर आया है। बिल्कुल, ये जो खास तौर से अभी आप कह रहे हैं कि रुझानों का जो हम लोगों ने अभी कुछ रुझान देखे हैं तो बहुत स्पष्टता नहीं है, लेकिन चूंकि एक ही स्टेट में अलग अलग तरीके के रुझान भी अभी दिख रहे हैं और अभी सारे स्टेट्स के अभी दिखे नहीं है, या जैसा भी होता है तो एग्जिट पोल्स के ही रुझान, और हम लोग पिछले कई बार से देख रहे हैं कि एग्जिट पोल्स किस तरीके से आ रहे हैं। लेकिन ये बात आप सही कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ही विधानसभा के चुनाव को जिस तरीके से सेंट्रलाइज कर दिया था बीजेपी ने, तो निश्चित और सीधे तौर पर अब ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद कई जगह रैलियों में ये बात कह रहे हैं कि आप मोदी को दे रहे हैं, तो बिल्कुल ब्रांड मोदी विधानसभा के चुनाव में कह करके मांगा गया। यहां तक कि जहां आपके सिटिंग मुख्यमंत्री रहे उनके यहां भी ये कंफ्यूजन पैदा किया गया कि नहीं, अब ये नहीं रहेंगे, और उन्हीं के लेवल के आपने कई केंद्रीय मंत्रियों को बेच करके आपने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा। तो निश्चित तौर पर इसमें अगर इन राज्यों में जीत होती है तो ब्रांड मोदी की जीत होती है, और हार होती है तो ब्रांड मोदी की हार होती है। ये इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा मुझको लगता है कि बीजेपी ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। एक बात आपको और ध्यान दिलाऊंगा, जब जैसे ही एग्जिट पोल्स शुरू हुए आपने भी देखा होगा, वैसे ही आमतौर पर बीजेपी की जगह वहां नरेंद्र मोदी को मोदी की तस्वीर दिखाई पड़ती है, प्रधानमंत्री की। लेकिन मैंने देखा कि जैसे ही रुझान कुछ स्टेट्स के शुरू हुए, वहां पर तस्वीरों में मोदी जी की तस्वीर किसी स्टेट के उसमें नहीं मुझे दिखाई पड़ा। सब जगह जेपी नड्डा की तस्वीर लगा दी गई, उसमें पार्टी और नतीजा ये है कि उधर राहुल गांधी की जगह आपको मल्लिकार्जुन खड़गे को दिखाई। ये होशियारी तो टेलीविजन चैनलों की समझ में आ गई, और इस होशियारी का इशारा भी समझ में आता। लेकिन समीर जी, तेलंगाना में तो अगर कहें कि कयामत टूट पड़ी है, अगर हम उस लिहाज से कहें, क्योंकि बीआरएस, जिसको पहले टीआरएस कहते थे, अजेय मानते थे केसीआर को, कि उनको तेलंगाना में तो नहीं हराया जा सकता। निश्चित तौर पर तेलंगाना की स्थापना में केसीआर की भूमिका बहुत बड़ी रही है, और उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अब तो कोई भी एग्जिट पोल उठा लीजिए, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है। और ये इसका इशारा इसलिए भी बड़ा है, तेलंगाना कि जो एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो इसलिए बड़ा दिखाई दे रहा है कि वहां भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने की बात की थी, ओबीसी मुख्यमंत्री देने का वादा कर दिया था। नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों ने बहुत ताकत झोंक दी थी, और एक तरीके से नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा वहां झोंक दी गई थी। तो तेलंगाना के नतीजों से आपको क्या लगता है कि
दक्षिण में जो कर्नाटक की हार का मरहम लगाने की कोशिश में भाजपा थी, उसको बड़ा झटका लगा है। झटका लगा है, पर मुझको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास था कि तेलंगाना में बीआरएस के खिलाफ एक माहौल है और उस माहौल का फायदा लग रहा था कि बीजेपी उठाएगी सारे अस्त्र, हाँ उठाएगी, इसकी उम्मीद थी। उन्होंने सारे अस्त्र शस्त्र अपने आजमा लिए, वहां पे जितने हो सकते थे कि अहमदाबाद का नाम, हैदराबाद का नाम बदल दिया जाएगा और वहां पर इस तरह के तमाम जो बीजेपी के अपने प्रचार के तरीके होते हैं। लेकिन फिर भी मुझको लगता है कि उनको भी इस बात का एहसास था कि वहां पर वो कांग्रेस पार्टी बहुत लीड ले चुकी है बीआरएस के ऊपर। एक जो एग्जिट पोल का जो इशारा है और वो शायद ज्यादा रिवीलिंग है, वो ये कि जो बीजेपी है वो ओवैसी की एआईएमआईएम से छोटी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। 5 से 7 सीटें बीजेपी को और एआईएमआईएम को 6 से 7 सीटें। हालांकि कहते ये हैं कि दोनों एक ही तरीके एक दूसरे के लिए बड़े सपोर्टिव रहे, पूरक हैं एक दूसरे के। हाँ, लेकिन जो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां ये कहा जा रहा था कि बड़ा क्लोज फाइट है, लेकिन जो रुझान बता रहे हैं, जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, वो ये बता रहा है कि नहीं, छत्तीसगढ़ में कोई लड़ाई नहीं है और कांग्रेस वहां सरकार बनाने जा रही है। तो ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में जहां बहुत जबरदस्त ध्रुवीकरण की कोशिश की गई, धर्मांतरण को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी में, और बाद में उसने वो फॉर्म भरवाना शुरू किया और उससे नैरेटिव बदलने की कोशिश की, तो क्या आपको लगता है कि ये जो हिंदू मुस्लिम वाला मामला है वो चल नहीं रहा है? भाई, अगर बीजेपी हार जाती है और उसकी सीटें कमोवेश उसी तरीके से रहती हैं जितनी पिछली बार भी रही, हालांकि इस बार उससे ज़्यादा उसकी सीटें रहने का अनुमान चुनाव के दौरान ही लोगों को लग रहा था और कि क्लोज फाइट में, जैसा आप बता भी रहे हैं। लेकिन अगर इसके इन सब के बाद भी नहीं जीत पाती है और वो चुनाव हार जाती है, तो सीधे सीधे यही उसका मतलब उसका जो निष्कर्ष होगा वो यही होगा कि आपका जो जिस चीज पर आपने इतना ध्यान दिया, जैसे कर्नाटक में हुआ, इतना ध्रुवीकरण करने की, बजरंग बली का बिल्कुल बेतुकी सी बात को इतना बड़ा तूल दे दिया गया प्रधानमंत्री जी। तो और इसका लेकिन यह है कि फिर इसका मतलब हिंदुत्व वहां हार गया। यहां भी अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब हार गया। लेकिन बात वही है कि हिंदुत्व नहीं हार गया, ये बीजेपी का जो हिंदुत्व है, लोग अब उसको ऊब गए हैं और ये जान गए हैं कि इनके हिंदुत्व का क्या मतलब है और धर्म को लेकर का धंधा। जी हाँ, बिल्कुल, उसको आपने जिस तरीके से राजनीतिकरण उसका कर दिया है, तो ये सीधे सीधे उस चीज की हार है। यानी जो मतदाता है वो अब हिंदुत्व की बात को लेकर के जब बीजेपी जा रही है तो इसको तवज्जो नहीं दे रहा है। और क्यों हम कह रहे हैं कि ये ब्रांड मोदी की हार है? सबसे ज्यादा जो लिटमस टेस्ट था सबसे बड़ा, वो मध्य प्रदेश था। जी हाँ, क्योंकि वहां शिवराज सिंह चौहान का तो भोपाल की सभा में जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो नाम तक नहीं लिया, उनकी सारी योजनाओं को अपनी योजना बता दिया और ऐसा लगा जैसे शिवराज सिंह चौहान को पता नहीं टिकट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत समय तक असमंजस की स्थिति रही, लेकिन बाद में जब बीजेपी पिछड़ने लगी तब जाकर शिवराज सिंह चौहान खुद आगे हुए और इसके बाद पार्टी को भी उनको आगे करना नहीं। पहले तो कहा जा रहा था कि नरेंद्र तोमर मुख्यमंत्री क्या चेहरा हो सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय ने भी कुर्ता पजामा सिलवा लिया था, बहुत सारे। सोचिए कि दिल्ली से केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया। तो नरेंद्र मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद, अमित शाह की तमाम कोशिशों के बावजूद और जेपी नड्डा की तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित तरीके से बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। यह शिवराज सिंह चौहान की जीत है या नरेंद्र मोदी की हार है? दोनों हैं। देखिए, अगर जो बेहतर प्रदर्शन अगर वो कर रही है, क्लोज फाइट में भी अगर रहती है और अगर कहीं चुनाव वो जीत जाती है, तो ये निश्चित तौर पर ये दोनों चीजें हैं कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से साइडलाइन करने की कोशिश की, बेसिकली इसका एक कह लीजिए कि इस टेक्स्ट का जो पार्ट था, यानी इसके जो निहितार्थ निकाले जा रहे थे वो ये निकाले जा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान एक समय में, चूंकि वो भी 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और एक दावेदार जब कहा जाता था कि कौन मुख्यमंत्री होगा तो ये भी एक दावेदार हो सकते हैं, नाम लिया जाता था। तो वो उस चीज का जो उनकी अपनी वो छवि थी,
वो और आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर इस बार फिर उनके नाम पर चुनाव जीत जाते हैं तो एक बड़ा हो जाएगा और नरेंद्र मोदी के इक्विवेलेंट उनकी गिनती होने लगेगी। इस वजह से उनको नहीं किया गया। तो एक ये चीज भी है कि वो मोदी की हार और शिवराज सिंह चौहान की जीत का एक आपको दिखाई पड़ेगा। दूसरे एक बात और है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को अगर ये कह दिया जाए कि अब ये हमारा चेहरा नहीं रह गया है, और उसके बाद असमंजस बना रहे कि ये चेहरा रहेंगे भी, जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, और 3-4 प्रतिद्वंदियों को, जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं, उनको इसलिए ला करके भेज दिया जाए कि पब्लिक में ये मैसेज चला जाए कि इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो किसी मुख्यमंत्री के लिए इससे ज्यादा अपमानजनक बात क्या हो सकती है? वो भी वो जो लगातार 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव जीत रहा है। तो इस तरह की स्थिति का सामना करते हुए अगर शिवराज सिंह चौहान वापसी करते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी जीत होगी, और एक तरह से कह लीजिए कि वो केंद्रीय नेतृत्व के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा होगा शिवराज सिंह चौहान की अगर जीत होती है। एक और चीज समीर जी, कि जैसा लग रहा था कि कांग्रेस बढ़त बनाएगी और एक स्पष्ट बढ़त बनाएगी मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से उसने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की थी, वो नजर नहीं आया। मतलब जैसे नतीजे पिछली बार थे कि 5 सीट 7 सीट का अंतर, सेम उसी तरीके से रिपीट होता हुआ नजर आ रहा। कांग्रेस कहां चूकी, कहां गलतियां की? कमलनाथ का फैक्टर गड़बड़ हो गया, या फिर कांग्रेस पार्टी चुनाव को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई, अपने मुद्दे ठीक से नहीं पाई? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो था, लेकिन कांग्रेस उसको ठीक तरीके से भुनाने में एग्जिट पोल्स के हिसाब से नाकाम होती नजर आ रही है। ये अगर ये स्थिति होती है इतने एंटी इनकम्बेंसी के बाद, यहां तक कि जो पिछली बार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी लेकिन उसको तोड़ करके और भाजपा ने दोबारा सरकार बनाई, उस चीज की सिंपैथी भी कांग्रेस के साथ थी। इन सब के बाद अगर वो सरकार नहीं बना पाती है तो मुझको लगता है कि इसका सबसे बड़ा जो कारण होगा वो ये होगा कि पूरा जो, जैसे बीजेपी ने नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व के में सेंट्रलाइज करने की कोशिश की सारे राज्यों के चुनाव को, उसी तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने उस पूरे चुनाव को अपने में बिल्कुल केंद्रित करने की कोशिश की। इसका पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं में कई लेवल पर इस चीज को लेकर के नाराजगी थी। उनको इतना कॉन्फिडेंस किस बात का था? अगर जीत जाते हैं तो सारी चीजें सही है, हार जाते हैं तो सबसे बड़ा कारण ये होगा। दूसरे एक बात और है कि जिस तरह से एक जिन चीजों का आप विरोध कर रहे हैं, खासतौर से राहुल गांधी को देखा जाए, और आप उन चीजों को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व आपका उसका विरोध कर रहा है, ये कौन से बाबा हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के, और आप खुद बीजेपी के नेताओं की आलोचना आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं और आप उनके स्वागत सत्कार में लगे हुए हैं। तो ये चीज भी, इसको लेकर के भी आप अगर वहां बात करिए मध्य प्रदेश के लोगों से, तो लोगों को लगता है कि कांग्रेस ये जानबूझ के कर रही है, कंफ्यूजन पैदा करना चाहती है। तो ये कंफ्यूजन आप क्यों पैदा करना चाहते हैं? जहां अगर धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वोट देने वाला व्यक्ति होगा वो आपको नहीं देगा, अगर जिसने अपने दिमाग में इसी चीज को बेस बना रखा हो। तो आप ऐसा करके अगर ये सोच रहे होंगे कि बीजेपी के वोट को ले लेंगे तो ये गलतफहमी थी। और अगर जो एग्जिट पोल्स हैं उस हिसाब से नतीजे अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपकी स्ट्रेटजी की बहुत बड़ी नाकामी होगी। अब आते हैं जरा राजस्थान पर। राजस्थान में ऐसा लग रहा था कि जैसे अशोक गहलोत पिछड़े हुए थे, उस जिस तरीके से शुरुआत हुई थी कांग्रेस के पोल कैंपेन की, लेकिन बाद में लगा कि कांग्रेस ने गेन किया, बढ़त बनाई, और वसुंधरा राजे को जो शुरू में प्रोजेक्ट नहीं किया भाजपा ने, उसका फायदा उठा ले गए अशोक गहलोत। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं और जो सामने आए हैं उसके हिसाब से तो मतलब अगर कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया होता तो भी उसकी इतनी ही सीटें आती जितना इतने भव्य और विशाल पोल कैंपेन के बाद। तो इतिहास जो है बदलते बदलते रह गया कि एक बार बीजेपी, एक कांग्रेस, और कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही थी कि हम इस इतिहास को बदलेंगे और हम इस परंपरा को तोड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वहां अशोक गहलोत के माथे पर ठीकरा फूटेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे के माथे पर फूटेगा, या राहुल गांधी के माथे पर फूटेगा?
एक जब चुनाव के दौरान तब पोलिंग एक फेज की हुई थी, दूसरे वाले की नहीं हुई थी। ये इसके छत्तीसगढ़ की, हाँ। वहीं उसके बाद वहां पे उनसे किसी पत्रकार से उस बात हो रही थी हमारी, तो उनका कहना था कि राजस्थान के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना था कि देखिए क्या होगा क्या नहीं, किसको सीट मिलती है। मध्य प्रदेश में एक चीज तय है कि मुख्यमंत्री या तो वसुंधरा राजे सिंधिया बनेंगी या अशोक गहलोत बनेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, एक बयान है, और ये बताता है कि बीजेपी ने चाहे जितना साइडलाइन करने की कोशिश की हो, वहां पर बीजेपी को जो कुछ भी फायदा होगा, जो कुछ भी नुकसान होगा, वो वसुंधरा की वजह से कारण होगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ब्रांड मोदी की हार है, कि जो फायदा नुकसान मध्य प्रदेश में होना था वो शिवराज चौहान की वजह से, और राजस्थान में जो फायदा नुकसान होना था वो वसुंधरा राजे की वजह से। तो नरेंद्र मोदी ने अपने आप को और अपनी प्रतिष्ठा को बेकार में ही दांव पर लगा दिया इन दोनों राज्यों में, और इससे भाजपा की बड़ी खिरखिरी होनी तय है। और इसलिए भी, और कि मतलब ये जो दांव उसका उनका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, इसलिए कि चुनाव से पहले बहुत सारी स्थितियां पता थी। अगर जैसा कि हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल्स के ये नतीजे होंगे, उसी तरह के नतीजों की लोगों को उम्मीद थी। ऐसे में अगर आपने अपने ब्रांड को दांव पर लगाया, तो ये भी लोग अब सवाल पूछेंगे कि भाई ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस था, और था तो वो दिखाई क्यों नहीं पड़ा। क्योंकि जैसे कर्नाटक में भी आपने देखा होगा कि एक समय पूरा का पूरा चुनाव जो है वो इधर इन्हीं की तरफ वो केंद्रित हो गया, लेकिन आखिर में अब जब आप हारे तो फिर हारने के लिए तस्वीर जो है फिर नड्डा जी की दिखाई जाने लगी। तो अगर यही चीज होती है तो अब ये सवाल पूछा जाए कि हर जगह चुनाव से पहले अच्छा, मध्य प्रदेश में बड़ा अंतर है। जैसे दैनिक भास्कर का जो है जी, वो बीजेपी को 95 से 115 दिखा रहे हैं और कांग्रेस को 105 से 120, मतलब बढ़त दिखा रहे हैं। जन की बात वाले 100 से 123 दिखा रहे हैं बीजेपी को, और 102 से 125 दिखा रहे हैं कांग्रेस को। रिपब्लिक टीवी और मैट्रिक्स जो है वो 118 से 130 बीजेपी, मतलब बढ़त, और 97 से 107 कांग्रेस को। और इसी तरीके से टीवी 9 भारतवर्ष पोल स्टार जो है वो 106 से 116 बीजेपी को और 111 से 121 कांग्रेस को बढ़त। लेकिन जो न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य है उसने आधे और दूने का अंतर दिखाया है कि 151 सीटें बीजेपी को और 74 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को। मतलब अगर हम कहें कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ, तो वैसे ये जो अंतर है, मतलब ये जो विशाल अंतर है, खाई कहे इसको तो बेहतर है, इसका क्या मतलब है कि कोई तो दिखा रहा है 120 सीट, कोई दिखा रहा है मतलब 5-10 सीट का हो 230 सीटों में तो भी समझ में आता, 20 सीट भी चलिए मान लिया, 25 सीट भी मान लिया, लेकिन ये जो अंतर है वो 45-45 सीटों का अंतर है। तो ये जो प्रेडिक्शन का पूरा साइंस है यही सवालों के घेरे में है। ये तो मुझे लग रहा है कि अगर ये किसका है, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का, और चूंकि 151 और 74 बाकी सब के जो है वो एकदम क्लोज फाइट वाले दिखा रहे हैं, अगर ये है, इसके पीछे मुझको लगता है कि ये केवल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। ये केवल और केवल अगर ये रिजल्ट आता है तो एकमात्र इसकी वजह ये होगी कि शिवराज सिंह चौहान को इतनी सारी योजनाएं चलाने के बावजूद, इतना मतलब आप कह लीजिए कि इतने दिन का अनुभव होने के बावजूद उनको जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने साइडलाइन किया है, उनको, मुझको लगता है कि उनके राज्य में उनके प्रति लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी सिंपैथी पैदा होगी जिसको लोगों ने नहीं देखा, और वो जान कि जो नहीं भी चाहते थे कि नहीं देंगे, फिर उन्होंने भी कहा कि ऐसा मामा कभी नहीं आएगा, ऐसा मामा जब तय होने लगा। जी हाँ, देखिए भावुकतापूर्ण उनका वो बयान था। टिकट लगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं चला तो जाऊंगा लेकिन ऐसा मामा नहीं। तो अगर ये रिजल्ट आता है तो इसके पीछे और कोई कारण मुझे तो ये जो भावुकता वाला खेल नरेंद्र मोदी खेलते हैं, लोग मोदी को गाली देते हैं, मुझे तो पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो शिवराज सिंह चौहान वो मतलब नरेंद्र मोदी 19 रहे और वो 21 हो गए, इनके अगेंस्ट खेल गए। मतलब गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया। एक जरूरी सवाल समीर जी, खैर सर मुझको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान ने कभी नरेंद्र मोदी को अपना गुरु माना हो। हाँ, लेकिन ये है कि ये मौजूदा राजनीति में देखें तो गुरु ही है ये सब। तो बाकी तो सारे मतलब अगर सत्ता संतुलन के खेल देखें तो उसमें
आप ये भी कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान क्या खा के नरेंद्र मोदी को गुरु नहीं मानेंगे, मानना ही पड़ेगा। भाजपा में रहना है तो मोदी शाह कहना है। तो ये वैसी वाली बात है। लेकिन एक जो जरूरी सवाल है कि ये जो नतीजे हैं, इसमें देखिए कि राजस्थान में तो बिल्कुल ही बाहर नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी और भाजपा की साफ बढ़त है। लेकिन मान लीजिए कि तेलंगाना में सरकार, हम एक एजम्पशन समझ रहे हैं कि तेलंगाना में सरकार बन गई, मान लीजिए मध्य प्रदेश में भी किसी तरीके से बन गई और छत्तीसगढ़ में तो बन रही है, जो एज्यूम कर रहे हैं और जो एग्जिट पोल है, इसका असर क्या पड़ेगा 2024 के चुनाव पर और उसके लिए जो तैयारी अभी से शुरू हो रही है उस पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब हम लोगों के सामने एक जो उदाहरण है पिछले बार का, ठीक, लोकसभा चुनाव से 5 साल जस्ट पहले इन जगहों पे यही चुनाव थे और इन राज्यों के चुनाव थे। कांग्रेस पार्टी को 3 राज्यों में अच्छी जीत हासिल हुई थी, लेकिन लोकसभा में बिल्कुल एक तरह से कहिए कि सुपड़ा साफ। पर इस तरीके से एकदम वहां के स्थानीय नेताओं को, जैसे एक बात बताएं आपको, मध्य प्रदेश में तो सुनाई भी पड़ रहा था कि हाँ शिवराज सिंह चौहान है, चूंकि वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने को प्रोजेक्ट किए रखा, इन लोगों ने कितना भी साइडलाइन किया वो अपना बने रहे। छत्तीसगढ़ में पता ही नहीं चला कि रमन सिंह वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 2-2, 3-3 बार लगातार रह चुके हैं। दूसरे राज्यों में वसुंधरा राजे का भी नहीं पड़ा, उन्होंने जितना लोगों को पता चलना था वसुंधरा राजे ने अपने तरीके से लोगों को ये चीज समझने को मजबूर किया। तो अब की बार जिस तरह से इन राज्यों के चुनाव को बिल्कुल केंद्रीकृत किया गया है और अगर हार मिलती है तो मुझको नहीं लगता है कि इस समय की परिस्थितियों में लोकसभा चुनाव भी होगा तो वही वाला रिजल्ट आएगा जो पिछले बार का था। इस बार फर्क पड़ेगा। और है क्या, जो चीजें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं कि बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन्हीं का रिपीटिशन हो रहा है। आपके पास अब बताने के लिए चीजें, अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कम है, दूसरों की आलोचना और दूसरों की कमियां बताने के लिए ज्यादा है। तो मुझको लगता है कि अब ये चीज लोगों को उतना प्रभावित नहीं कर रही है। और अगर ये राज्यों के चुनाव के नतीजे भी इस तरह से होते हैं तो ये रिपीटिशन जो है पिछली बार वाला लोकसभा में मुश्किल लग रहा है। तब और निश्चित तौर पर अगर 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत होती है या 2 राज्यों में भी जीत होती तो बीजेपी को या कांग्रेस को कोई ऐसी साफ बढ़त दिखाई नहीं दे रही है जिससे एकदम से माहौल बदल जाए। जी हाँ। लेकिन हाँ, एक मनोवैज्ञानिक असर तो होता है। दूसरा, नरेंद्र मोदी के 10 साल की सत्ता के खिलाफ भी एक एंटी इनकम्बेंसी होगा। वो रोजगार के मोर्चे पर बुरी तरीके से फेल हुए हैं, महंगाई के मोर्चे पर बुरी तरीके से फेल हुए हैं, नौकरियां नहीं दी हैं लोगों को, सरकार की अपनी नौकरियां 10 लाख जो है केंद्र सरकार की वो दबा रखी हैं। तो ये सब मुद्दे जिनसे आपने गौर किया होगा कि नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव में महंगाई शब्द का जिक्र ही नहीं किया, बेरोजगारी शब्द का जिक्र ही नहीं किया, और जातीय जनगणना और धर्म 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन करने की बात हो रही है और इधर इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस पार्टी लगातार जातीय जनगणना पर अड़ी हुई है। इसमें किसकी बढ़त हो सकती है? जो डेमोग्राफी है भारत की, जिस तरीके से पिछड़ों को जोड़ने के लिए, ओबीसी को खासकर जोड़ने के लिए, और बिहार के कास्ट सर्वे से पता चला है कि ओबीसी की आबादी जो है वो तो 60% से भी ज्यादा है, 70% के आसपास है। उसको जोड़ने के लिए जो काम इंडिया गठबंधन का, उसका कितना इम्पैक्ट होगा मंदिर वाले मुद्दे के मुकाबले? हाँ, ये निश्चित तौर पर ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। और ये भी देखिए ना कि अब धीरे धीरे जो बीजेपी के ओबीसी के नेता हैं वो इस मुद्दे पर अब उनसे लोग बुलवा रहे हैं, उनको बोलना पड़ रहा है। अभी कल ही का शायद है कि या आज का केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया तो कि हम इसके विरोध में नहीं है, कह भी नहीं सकते हैं कि हम इसके विरोध में हैं और हमारी पार्टी कर रही है, लेकिन करना केंद्र सरकार को है तो क्यों नहीं किया, है सवाल तो पूछा जाएगा। एक चीज और, इन राज्यों के चुनाव को भी देखिए और आने वाले चुनाव को भी अगर हम देखें तो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी तो इसका मजाक उड़ाते रहे फ्रीबीज का जो रेवड़ी कह करके, लेकिन आप ये देखिए कि हर जगह वो मजबूर हुए और चूंकि काउंटर में दूसरी पार्टियों ने भी दिया और अगर ये जीतते हैं तो इसका मतलब दूसरी पार्टियों के रेवड़ी के जो वादा है उस पर ज्यादा पब्लिक ने भरोसा किया और आपकी रेवड़ी पे कम किया। तो निश्चित तौर पर ये रिफ्लेक्ट होगा अगले चुनाव में भी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और बाकी ये जो मंडल और कमंडल पॉलिटिक्स की पुनरावृत्ति है, इसमें कितना फायदा और नुकसान होगा
अब आने वाले दिनों में मुझको लगता है कि अब चीजें इसी पे केंद्रित चलेंगी। जी हाँ। तो निश्चित तौर पर अब हम सब के निगाहें जो हैं वो काउंटिंग डे के दिन टिकी रहेंगी कि जो एग्जिट पोल किस्म किस्म के अलग अलग रंगों के अलग अलग ढंगों के आए हैं, उसमें से कौन सा एग्जिट पोल किसका वाला, ये भी हो सकता है कि किसी का कुछ सही हो, किसी का कुछ सही हो, और सब कहें कि हमारा अब तो सबसे चुनाव से सटीक है। ज्यादा इनकी क्रेडिबिलिटी पे चर्चा होगी चर्चा ना, होगी हर बार कि होता है। हाँ। क्या होगा। तो हम लोग इंतज़ार करेंगे, और आर्टिकल 19 जो है वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं। हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं राजनीति के उन मुद्दों पर जिन पर आम तौर पर लोग बात नहीं करते। तो समीर जी, आर्टिकल 19 के धन्यवाद। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए, हमारा काम है कहना, और लोगों से भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें। हमारा ट्विटर हैंडल article19_India है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।